सकते, इसमें पक्षकार का भी समय पर उपस्थित न होना रहता है, इनके कारण प्रकरण जो है लंबित रहते हैं। मंत्री जी, इस प्रकार के जब आप 3 सालों से लंबित है, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं आपके ये अधिकारी के कारण से या किसी विवादित कारण 3 साल से प्रकरण लंबित रहना बड़ा चिंताजनक है। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई ये नामांकन बंटवारा सीमांकन के लिए कोई सेवा शुल्क लगता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की और भूमि स्वामियों की जो तकलीफ़ें हैं, इनका चिंता करते हुए प्रदेश में एक बार नया प्रयोग किए हैं कि किसानों को भटकना मत पड़े, उसके समस्याओं का समय पर निराकरण हो। इसके लिए पहली बार राजस्व मंडल स्तर पे एक शिविर का आयोजन, उसके बाद तहसील स्तर पे आयोजन, फिर जिले स्तर पे आयोजन किए हैं कि जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों का निपटारा शिविर में हो जाए। और तीनों स्तर का शिविर का आयोजन अभी सप्ताह भर पहले संपन्न हुआ है। सचिव को निर्देश दिए हैं कि शुल्क लगता है क्या? सेवा शुल्क? माननीय सेवा शुल्क कुछ लगता है क्या? नहीं, इसमें सेवा शुल्क नहीं लगता आवेदन में। अध्यक्ष महोदय लगता है आपके अधिकारियों के द्वारा कई जगहों में नामांकन बंटवारा के लिए 5,000 फिक्स है। अगर 5,000 नहीं दोगे तो आपका निराकरण नहीं होगा। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? ऐसा शासन का कोई नियम नहीं है, प्रावधान नहीं है कि इनके लिए इतना शुल्क लगेगा। यदि ऐसा शुल्क लेते हैं, कहीं पे इनकी शिकायत मिलती है, प्रमाणित होता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अजय जी पूछ लो इसी में। माननीय मंत्री जी, 2 दिन से पेपर में लगातार आ रहा है सेवा शुल्क के बारे में। बिलासपुर में डायवर्सन के मामले में कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया और जिस दिन शपथ पत्र जारी किया गया और जिस दिन सुनवाई हुई, उस दिन में 1000 से ऊपर केस निपट गए 3 दिन में ही हाईकोर्ट जाने के बाद। तो क्या ऐसी घटना बिलासपुर में घटी कि डायवर्सन के मामले में शासन के ऊपर आरोप लगा के हाई कोर्ट में कोई आदमी गया है? क्योंकि भूमि विवाद से ही संबंधित है डायवर्सन, नामांतरण, इसकी जानकारी शासन को है? यदि पीड़ित पक्षकार यदि इस तरह का कदम उठाएंगे तो उसमें जांच कराएंगे और कार्रवाई। मैं तो पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट गए हैं, इसकी जानकारी शासन को है क्या? शासन के खिलाफ कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया, तो ये मालूम सेवा शुल्क लिया जाता है इस आरोप के साथ कोई आदमी हाई कोर्ट गया है, इसकी जानकारी है कि नहीं है? हाँ नहीं बता दीजिए, है कि नहीं? हाँ नहीं बोल दीजिए। पेपर के माध्यम से जानकारी में विभाग के लोग बैठे, विभाग के हिसाब से। चलिए ठीक है, पेपर से जानकारी मिली। पेपर से मुझे भी जानकारी मान्य ही बता रहे हो अध्यक्ष महोदय। चलिए धर्म जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, एक विवादित प्रकरण और अविवादित प्रकरण, चाहे वो नामांतरण का हो, बंटवारा का हो, तो आने के बाद में जो समय का जो अवधि है, तो विवादित में तो ऐसा है कि उसका पूरा प्रोसीजर और पूरा प्रक्रिया करते करते जब तक गवाही लेकिन इसमें अविवादित में पक्षकार आगे खड़े हो गए, बातचीत हो गई, उसके बाद में केवल उसका निराकरण करना है। उसमें भी साल भर 1.5 साल तक घूमते रहते हैं, 2 साल तक घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों इंतजार करते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उसमें समय सीमा निर्धारित करेंगे क्या? अविवादित में 3 महीना हो, 6 महीना हो, कि उसके अंतर्गत में उसका निराकरण हो जाए। चलिए, अविवादित बहुत सरल प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, अविवादित प्रकरण में उसका समय सीमा निर्धारित है 3 महीने के अंदर। यदि 3 महीने के अंदर यदि निराकरण नहीं होता तो पीड़ित पक्षकार को अधिकार है कि वो उनके खिलाफ आवेदन कर सकता है, पेनाल्टी लग सकती है अधिकारियों के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते? सीमांकन और डायवर्सन में बाद में जो आवेदन करते हैं उनको पहले कर दिया जाता है और पहले से जो आवेदन लंबित है उसको नहीं किया जाता। तो ऐसे आवेदन के पूरे प्रदेश में आप जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे क्या? ऐसी क्या वजह रहा
कि एक को डायवर्सन के आवेदक को 3 महीना में, 15 दिन में, 20 महीने में मिल जा रहा है। एक नामांतरण के लिए लगा है, नामांतरण के लिए वो 3 साल से घूम रहे हैं। अविवादित में भी वही स्थिति प्रश्न कर लो भाई, प्रश्न मेरा यही है कि डायवर्सन का आवेदक जिसका औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, बाद वाले का पहले हो गया, और जो पहले आवेदन लगाए हैं उनका नहीं हुआ है और औपचारिकता पूर्ण है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर जांच करा के आप कार्रवाई करेंगे क्या? एक साथ जवाब दे देंगे। मोले जी भी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, एक साथ देंगे। अविवादित प्रकरण में 3 महीने का समय सीमा है। हाँ जी, तो 3 महीने बहुत अविवादित ही है, तो समय सीमा निर्धारित करने का औचित्य क्यों? एक दूसरा, क्या उस समय सीमा को कम करेंगे? 1 महीने में क्यों नहीं होता? पटवारी खुद रहता है, उसको तो दस्तखत मारना है, करना है, अविवादित है। और कार्रवाई अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो उसके ऊपर कितने कार्रवाई हुए बताएंगे क्या? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की जो समस्याएं हैं, भूमि स्वामी की समस्याएं हैं, जो लंबित प्रकरण हैं, उनका कैसे त्वरित गति से हम निपटारा करें, इसके विषय में भी हम विचार कर रहे हैं। माननीय पुन्नूलाल जी मोहिले ने कहा भी कि जो अविवादित है उसमें 3 महीने का समय सीमा क्यों, तो इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि समय सीमा को घटा सकते हैं क्या? भविष्य में शिविर लगा के जी एक विधानसभा में 3-3, 4-4, 5-5 जगह ऐसे मामले के निराकरण के लिए कोई कार्य योजना बना के काम करेंगे तो 6 महीने में, साल भर में समयबद्ध होगा और पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, सबका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे क्या? जी, शुरुआत किए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और कितना अच्छा कर सकते हैं, पारदर्शिता आ सकती है, किसानों को चक्कर मारना मत पड़े, इनके विषय में विचार कर रहे हैं। और अच्छा से अच्छा एक योजना बना करके जो भूमि स्वामी है, किसान है, और सेवा शुल्क ना लगे। जी प्रश्नकर्ता का मूल प्रश्न यही है। जी अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा भी क्वेश्चन लगा है। नेता जी, 1 मिनट, नेताजी पूछेंगे। सर, अक्सर माननीय मंत्री जी को ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जितने भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक हैं, सेवा शुल्क का नाम बदल करके शिष्टाचार शुल्क उन्होंने बना लिया है। जब तक आप शिष्टाचार का शुल्क वहाँ नहीं अदा करेंगे तब तक नहीं होता। तो सेवा शुल्क तो है ही नहीं, शिष्टाचार शुल्क को देना पड़ता है। हमको भी देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ सकता है सर। चलिए, समाप्त करेंगे क्या? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसको समाप्त करने वाली बात ही नहीं है। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। इसी में मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ है अध्यक्ष। मैं आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अरे नंबर बहुत दूर में नहीं आएगा, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। चलो पूछ लो भाई, तुम पूछ लो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से क्वेश्चन किया था, उसने जवाब दिया है खैरागढ़ छुई खदान गंडई दिनांक अप्रैल 2022 से लंबित प्रकरण के बारे में। तो माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया है नामांतरण में 162 लंबित है, सीमांकन में 90 है, डायवर्सन में 25 है, बंडांकन में 9 है, फौती में 6 है, नया पुस्तिका में 105 है और खाता बंटवारा में 122, टोटल 519 प्रकरण लंबित है। मैं जानना चाहती हूँ सदन के माध्यम से कारण क्या है लंबित होने का कारण? बता दीजिए धीरे से। माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण मैं पहले ही बताया था कि लंबित होने के 4-5 कारण हैं कि कभी कभी पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाते, कभी गवाह अनुपस्थित नहीं हो पाते, कभी गवाह को तमिल नहीं हो पाता, कभी पीठासीन अधिकारी अन्य काम में व्यस्त थे। ऐसी कुछ वजह है जिनके कारण जो है समय सीमा में नहीं हो पाता। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बस हो गया, मेरा सवाल ही नहीं दिया है, हो गया, अगली बार देंगे। शेषराज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वन मंत्री जी से है और आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी है। अक्टूबर 2012 में जिसका निर्माण शुरू किया गया था और 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। मेरा प्रश्न था माननीय मंत्री महोदय से कि क्या नंदन वन तथा जंगल सफारी में वर्ष 2023 से जनवरी 2024 तक वन्य जीवों की आकस्मिक मृत्यु की घटना हुई है? यदि हाँ, तो किस प्रजाति के कितने एवं किन कारणों से वन्य जीवों की मृत्यु हुई है? माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आया है
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सर्व सुविधा युक्त संपन्न जंगल सफारी में मात्र 13 माह की अवधि में 74 वन्य प्राणियों की मृत्यु होना यह अत्यधिक चिंताजनक है। मैं इसका कारण जानना चाहूंगी। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ध्यानाकर्षण में भी इस विषय को लेकर के विस्तार से उत्तर दिया था और वहाँ पर जितने भी हमारे वन्य प्राणी हैं, चाहे वो सफारी में हो चाहे जू में हो, कई कारण हैं। 74 जो हमने इसमें जानकारी दी है, किसी की आयु उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो किसी के आपसी फाइटिंग के कारण से भी कहते हैं मृत्यु हुई है, कोई वायरल से मृत्यु हुई है, तो ये एक उसमें है। और मैं देख रहा था अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 वर्षों में लगातार इस विषय को लेकर के वहाँ पर लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है अध्यक्ष महोदय। तो हम इसकी भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, लगभग उनकी अभी वर्तमान में 34 की संख्या है, जिसके विरुद्ध में 53 वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं और निचले स्तर पर जो कहते हैं श्रमिक हैं वो लगभग 300 हैं, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको समय समय पर वहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनके रक्षा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, उनकी फूड सप्लीमेंट और बाकी जो क्लोरिनेशन वगैरह के लिए वहाँ पर हमारे कर्मचारी काम करते रहते हैं। लेकिन मौतें हुई है अध्यक्ष महोदय, और उसको मैंने कल भी इस बात में सदन में कहा। और अभी भी वहाँ पर जो हमारे कुछ एक हमारे चिकित्सक भी वहाँ पर पदस्थ हैं, एक कंपाउंडर भी पदस्थ है और उनके माध्यम से उनके उपचार की व्यवस्था भी की जाती है और समय समय पर हम अंजोरा दुर्ग के माध्यम से भी हम उनकी सेवाएं हम लोग लेते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से मृत्यु मात्र 16 है। शेष 58 वन्य प्राणियों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से हुई है जिसको समय पर इलाज करके बचाया जा सकता है, जैसे निमोनिया में 8 और संक्रमण मृत्यु में 26, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, क्या जानवरों की मृत्यु के संबंध में डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई या इलाज से संबंधित किसी तरह की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि कल हमने 3 अधिकारियों को इसमें शोकास नोटिस जारी भी किया और वहाँ पर उपचार की जो व्यवस्था है वो हमने सुनिश्चित भी किया। दुर्ग के हमारे जो अंजोरा के से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेवाएं भी ली और पूरे मामले को हम लोगों ने देखा और उसमें हम लोगों ने कल भी इस बात को तय किया आपके निर्देश के अनुसार कि जो हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी के है उसके माध्यम से इसकी हम एक बार जांच भी कराएंगे कि किन कारणों से और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। विभाग में वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी कितने हैं तथा कहां-कहां पदस्थ है? ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ अधिकारियों को जंगल सफारी में क्यों पदस्थ नहीं किया गया, जानना चाहूंगी। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर है। मैं वो डॉक्टर का नाम भी जानना चाहूंगी और वो डॉक्टर कितने प्रशिक्षित हैं ये भी जानना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसमें एक जो चिकित्सक है वो डॉक्टर राजेश पांडे है और दूसरे वहाँ पर एक महिला जो कंपाउंडर है वो भी वहाँ पर पदस्थ है और उसका नाम भी चलिए बता दिया आपने पूरा, मैं उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका तो हो चुका था प्रश्न, वो तो कल का था। अभी नया क्या हो गया? नया ये हो गया कि माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर पांडे का नाम बताया है, जबकि पूरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा है डॉक्टर राकेश वर्मा, राकेश वर्मा, राकेश वर्मा और डॉक्टर सोनम मिश्रा जो संविदा में है। तो ये रातों रात डॉक्टर वर्मा कहीं से आ गए डॉक्टर वर्मा की जगह? नहीं अध्यक्ष महोदय, राकेश पांडे नहीं, राकेश वर्मा है अध्यक्ष महोदय। भूल गए थे, पांडे नहीं वर्मा ही है। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। सोनल मिश्रा। मंत्री जी अपना जवाब संशोधित कर लीजिए। मैं जानना चाहूंगी, क्या डॉक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ पूर्व में कभी कोई कार्यवाही हुई है, कोई FIR हुई है? वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राकेश वर्मा और जो सोनल मिश्रा है वहाँ पर जो कंपाउंडर है
उसको हम लोगों ने शोकास नोटिस दिया है और उसके उत्तर मिलते ही उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अटल जी। अध्यक्ष महोदय, अभी बचा है, अभी मेरा प्रश्न बचा है। डॉक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ FIR हुआ है और वो उनकी सेवा पुस्तिका को अवलोकन करने पर पाया गया है कि 5/12/1999 को शासकीय सेवा में आए। 2/3/2000 को डॉक्टर वर्मा को एकीकृत पशुधन विकास परियोजना बस्तर जगदलपुर में पदस्थ किया गया। 21/10/2004 को प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ बनाया गया। 9/11/2005 को मूल विभाग में वापस दिनांक 23/7/2007 तक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कोंडागांव में पदस्थ रहे। 11/8/2007 से 3/6/2009 तक निलंबित रहे। ये निलंबित रहने का कारण जानना चाहूंगी। ऐसे निलंबित लोगों को वहाँ क्यों भेजते हो? ठीक बोल रही हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई अच्छा सक्षम और योग्य डॉक्टर को वहाँ भेजिए जो 3-3 साल निलंबित है। ऐसे कि डॉक्टर को भेजने से इस प्रकार से वन प्राणियों की संकट बना रहेगा। इसलिए इतना ही सुधार लीजिए कि उसको ठीक करिए और दूसरे अच्छे डॉक्टर को भेजिए। मूल प्रश्न आपको यही है मेरा ख्याल है। ठीक है, अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021 से 2023 तक बिलासपुर मुंगेली मरवाही या बिलासपुर केवची में NSDP PWD विभाग द्वारा कौन कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया। और मेरा पॉइंटेड प्रश्न ये है कि अभी तक भूस्वामियों को अधिकृत भूमि का मुआवजा नहीं मिला है और इसका क्या अभी प्रोग्रेस है, ये बताने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों तरह के सड़क निर्माण की जानकारी माननीय सदस्य ने पूछी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ADB और PWD 3 जिले हैं, बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पिंडरा मरवाही। तीनों के अंतर्गत कुल मिलाकर 74 सड़क हैं और इन 74 सड़कों में जो प्रभावित किसान हैं उनकी संख्या है 1836। इनमें से 850 के मुआवजे का भुगतान हो गया है। 986 किसानों के मुआवजे के भुगतान प्रक्रियाधीन है। कुछ आपसी सहमति से क्रय हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है, कुछ सड़कों में भू अर्जन के अंतिम आदेश होना बचा है और कुछ में किसानों के पैन कार्ड, नेशनलाइज्ड बैंक के बैंक अकाउंट ये एकत्रित की जा रही है और एकत्रित होते ही किसानों के मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में ये भी बताया है कि 58 हितग्राहियों का बैंक खाते की जानकारी नहीं है, 45 हितग्राहियों को PMF की जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो कि हमको मध्य प्रदेश के शहडोल से जोड़ेगी, जिसका काम सर्वे का काम हो गया, काम शुरू होने वाला है, पर अभी तक वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये प्रकरण लगातार लंबित होता जा रहा है और सड़क भी सांप जैसे मुड़ती चली जा रही है। जो वहाँ पर कुछ दलाल किस्म के लोग आ गए हैं जो किसानों से ज़मीन का मुआवजा पाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए पैसे की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि महत्वपूर्ण सड़क है, अभी बनना शुरू नहीं हुई है, जब बनेगी तो उसका लिंक जुड़ जाएगा। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने भी पहले ये बात उठाई थी कि हमको एक वैकल्पिक मार्ग, जो अचानक मार्ग का वैकल्पिक मार्ग है केवची जाने का, उसे भी तत्काल प्रभाव से शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। वन अनुमति लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति मिलते ही सड़क का ठेकेदार को कार्यादेश जारी होगा और किसानों के मुआवजे प्रक्रियाधीन है। राशि की कोई कमी नहीं है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वन अनुमति मिलते ही सड़क का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। नहीं, मैं इसमें एक वन अनुमति माने अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व के लिए, ये जो रोड है उसके लिए, रतनपुर से केवची वाली रोड है। नहीं, आप जरा स्पेसिफिक बोलिए ना साहब कि गोबरी पार्ट से केवची की सड़क के लिए आप PWD से मरम्मत कराएंगे? जी, उस रोड का प्रश्न नहीं है ये। नहीं है, तब भी बता दीजिए ना। गोबरी पार्ट से केवची तक की सड़क का मरम्मत आप कराएंगे क्या विभाग के द्वारा? वन विभाग को अनुमति को देने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपका ही विधानसभा है, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल दीजिए कि हाँ कराएंगे। हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपके प्रश्न पर निश्चित रूप से मैं दोनों विभाग के अधिकारियों से बातचीत करूंगा कि कैसे उस रोड का निर्माण हो और वो कैसे उस रोड का उपयोगी बनाया जा सके। चलिए, पुन्नूलाल मोहले जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि 22-23 में 38,437 आवास की स्वीकृति मिली, उसमें 5,061 आवास का निर्माण हुआ, 22,219 आवास अपूर्ण हैं और 11,147 अभी तक प्रारंभ नहीं हुए। कारण बताएं, पर इसी विषय पे बोलूँगा, कितने आवेदन आए थे और कितने निरस्त हुए, ये भी बताने कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय में, शहरों में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की 2 तरह की योजना होती है। एक योजना BLC जिसे कहते हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसका निर्माण बेनिफिशियरी स्वयं करता है। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, संख्या उन्हें बताई है, इसमें एक तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जितनी मांग आती है उतना स्वीकृत करने का प्रावधान है। और इसमें पात्रता की शर्तें दी हुई है कि परिवार के नाम पर भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान ना हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और 31/8/2000 से पूर्व उस निकाय में निवासरत हो, हितग्राही के स्वामित्व की भूमि, पट्टे की आबादी की भूमि हो। ये बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इसमें जो पात्र अपात्र जो हैं 11,147, उसके अलग अलग कारण हैं। 1415 जो हितग्राही हैं, उनके पूर्व से पक्का मकान होने के कारण वो अपात्र हैं और 2,848 जो अपात्र हैं वो या तो तालाब के किनारे का मकान है, हाई टेंशन है, रेलवे की भूमि है, निकाय से बाहर है, क्षेत्रफल कम है, इसके कारण से वो अपात्र हैं। और 2,349 जो हितग्राही हैं वो भू स्वामित्व की दस्तावेज की कमी के कारण अपात्र हैं। 255 जो हितग्राही हैं घास भूमि या वन्य भूमि पर काबिज होने के कारण वो अपात्र हैं। उसी तरह से भवन अनुज्ञा जारी किंतु हितग्राही द्वारा निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए 4,280 हितग्राही ये अप्रारंभ है। मेरा प्रश्न यह है, कितने आवेदन थे आपने तो बता दिया, उसके बाद क्या जो काबिज हैं और उनको मतलब आपने कहा कि काबिज के अनुसार है और उनके परिवार में अद्यतन नहीं हुआ, क्या उसको पुनः जांच कराएंगे? ऐसे भी अधिकारी हैं या लोग हैं या अन्य है जो अपात्र के लिए पक्का मकान बताते, जबकि वो पक्का मकान में एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ऐसे सदस्य का अलग अलग बंटवारा करके क्या उनको पात्रता निर्धारित करके आवास देंगे क्या? जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और ग्रामीण दोनों के लिए बनाई ताकि ज़रूरतमंदों को पक्का मकान मिल सके। और जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए पात्रता अनुसार लगातार हम कार्यवाही कर रहे हैं। और जो अपात्रता की श्रेणी में जिन लोगों के मकान प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनके दस्तावेज प्राप्त होने पर निश्चित रूप से उन्हें मकान मिलेगा। प्रश्न में इसमें था कि क्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है पर 30 वर्ष से अधिक वर्षों से काबिज हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन है क्या? पर एक गाइडलाइन आपने मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का गाइडलाइन क्या है? दिशा निर्देश के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं सम्मिलित, इसमें आबादी आपने सुरक्षित बोला है, आबादी सुरक्षित आबादी, शहर में सुरक्षित आबादी नहीं होता, नजुल होता है और बहुत लोग सरकारी जमीन में काबिज हैं, वो 30 वर्ष से हैं, ऐसे पट्टे देकर क्या इनको आप हितग्राही को आवास दिलाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है कि वो मकान मालिक तो नहीं है, भू स्वामी तो नहीं है, पर वर्षों से काबिज हैं आबादी भूमि पर, प्रचलित आबादी पर,
उनको पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल सकती है, पर नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनके लिए एक दूसरी योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में, और उस योजना का भी लाभ बड़ी संख्या में हितग्राही ले रहे हैं। जो ग्रामीण भूमि है, आबादी, उसे आबादी कहा जाता है, शहर को नजूल कहा जाता है, तो नजूल की जमीन में देने में आपत्ति क्या है? मैंने कहा नजूल की जमीन पर मलकियत नहीं होती है उस व्यक्ति की, लीज होल्डर होता है, और नजूल की जमीन पर यदि वो सही में पात्र है तो निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, धर्मलाल कौशिक जी। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछा हूं, तो मंत्री जी ये जो सहकारी समिति के जो कमीशन का भुगतान है 23-24 का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर कमीशन की राशि दी जाएगी। ये अंतिम लेखा का मिलान कब तक कर लेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है, तो जल्द ही उसका जो धान का उठाव है वो पूरा होगा, और उसके पश्चात जो अंतिम मिलान है वो हम करके फिर उसके कहते हैं जो राशि है उसको हम तत्काल दे देंगे। ये अपना सुखद की मात्रा, ये जो मैं बोल रहा था कि ये किस किस मद में ये जो 32 रुपए दिए जाते हैं ना, उसका मदवार है, कोई किस किस मद में उसको मिला करके 32 रुपए दिए जाते हैं? ये जो 32 रुपए दिए जाते हैं ना, मोटा में जो और पतला में जो अलग अलग 32 रुपए दिए जाते हैं, उसका ब्रेकअप है क्या कुछ? उसमें किस किस मद से कितना दिया जाता है, ब्रेकअप बता दीजिए। मदवार मतलब किस किस मद से? अलग अलग मद में। मैं उसकी अलग से जानकारी उपलब्ध करा देंगे। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न और है, ये सुखद में छूट कितना है, कितने प्रतिशत तक का है? और पिछले बार जो 22-23 में जो भुगतान किए हैं उसमें सुखद के अनुसार से कितने अपने जो सहकारी समिति सोसाइटी है उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है और कितनी कटौती की गई है? सुखद कितना काटते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो हम लोगों ने जो सहकारी समितियों को जो राशि प्रदान किया, जिसके तहत में लगभग हमारे माध्यम से 270.12 करोड़ रुपए का कहते हैं उनको कहते हैं कमीशन राशि उनको भुगतान की गई अध्यक्ष महोदय। और उसमें मैं आपको जी, जिसमें धान शार्टेज की कटौती उसमें 1.82 करोड़ रुपए का वो है अध्यक्ष महोदय, और विपणन संघ के शेष बारदाने की कटौती लगभग 33.84 दोनों नहीं आ रहेगा। सुखद को लेकर के उसकी अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी मैं अलग से माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक। श्री सुशांत शुक्ला लता उसेंडी का प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए कि वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची और ये सूची क्यों रोकी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों
की घोषणा और अलंकरण समारोह ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक हुआ। उसके बाद सरकार बदलने के बाद 18-19 में आवेदन तो आमंत्रित किए गए, संचालनालय में उसकी छटनी भी हुई, सेक्रेटरी के बाद सीएम साहब को भेजा गया, सीएम साहब इनके अध्यक्ष होते हैं, फिर सूची वहाँ से प्रकाशित नहीं हुई और 18-19 से जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई। तब से कांग्रेस सरकार के रहते 5 साल उत्कृष्ट खिलाड़ी बने ही नहीं, बने ही, और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। अद्भुत है। चलिए आपका जवाब आ गया। और कुछ पूछना है? जी, तो प्रश्न यहीं पर ये जो प्रश्नांकित उत्तर है अध्यक्ष महोदय, जवाब तो उन्होंने दे दिया। 5 साल बड़ा साफ शब्दों में बता दिया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी ही नहीं की, इसलिए नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की असफलता है, ये मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया। अब इसमें क्या शंका है? पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता। कैसे उत्पन्न हो जाएगा बताइए? माननीय बताइए आप। मंत्री जी, एक मिनट। 5 साल उस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, ये तो आपने भी कह दिया अध्यक्ष महोदय, आपने भी बता दिया। एक खेल खिलाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। अब आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या अब ये चयन आप करेंगे और खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में, चलिए आप प्रक्रिया शुरू करेंगे? सब जगह नौकरी देने का काम, पहलवानों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। आप खिलाड़ियों का लंबा नहीं और नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? अब छोटा छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा वैसे ही अलंकरण समारोह आयोजित होगा और आने वाले साल में भी अलंकरण समारोह आयोजित हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित हो, इनके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2007 में जो नियम बना हुआ है उस नियम के तहत सभी काम होंगे। माननीय पिछली सरकार थी, आपकी सरकार थी, उसमें गाइडलाइनों का मंत्रिमंडल में पास हुआ था कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ले जी से उत्कृष्ट खिलाड़ी तो कोई ना हुआ है, ना होगा, ना कोई पैदा हुआ है। आप भी वही है ना? पूरा आज तक कौन सा खेल खेलते हैं पब्लिक देखा ही नहीं। इन खिलाड़ियों 14 जने हैं खिलाड़ी के। इन खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है और उनको प्रत्येक विभाग को लिखा गया था। बहुत से विभाग में आपके कार्यकाल में नौकरी मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या प्रत्येक विभाग को खिलाड़ी कोटा से मतलब जिसको नौकरी देना उसको लिखेंगे, जितने प्रतिशत है आप अवगत कराएंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो घोषित होते हैं उनके लिए शासकीय नौकरी में 2% का आरक्षण है और जो नियुक्त अधिकारी है उनको आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 9-10 से शुरू हुआ था, लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए हैं और उनको शासकीय सेवा भी मिली है। ये इनके समय में लिखेंगे क्या? हर दूसरे वाले खिलाड़ी सब नौकरी पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये ओरिजिनल हॉकी खिलाड़ी लोग नहीं पा रहे थे। वो कहाँ से दारू वाले, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई थी। अब ओरिजिनल खिलाड़ियों को दे दीजिए। का प्रश्न करिए। एक पूरा प्रश्न है मंत्री जी, भारत सरकार की पीएसयूज में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये प्रश्न था कि प्रत्येक हर विभाग को क्या आपके गाइडलाइन के अनुसार एक दिशा निर्देश का पत्र विभाग को लिखकर अवगत कराएंगे जिससे हर विभाग में नौकरी, उत्कृष्ट खिलाड़ी को नौकरी सुरक्षित हो और उन्हें मिले? जिस विभाग से भी वैकेंसी निकलती है जिस पद के लिए, उसमें 2% पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहता है। भारत सरकार की पीएसयू जैसे एसईसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य संस्थानों में भी राज्य से अनुशंसा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं खिलाड़ियों को और पिछले 5 सालों से वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसके लिए पत्राचार करेंगे क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सीनियर वर्ग के ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ पर, एशियाड पर, एशियन चैंपियनशिप में जो पदक प्राप्त करते हैं, चाहे सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार में शहीद राजीव पांडे, गुंडाधुर पुरस्कार प्रेमचंद भंजदेव, इस सब को मान्यता है और सबको इनमें आरक्षण मिलता है शासकीय सेवा के लिए। किसान जी भावना बोरा का प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कबीरधाम जिले में कहाँ निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम अभी हैं, निर्माण जो हो रहे हैं कबीरधाम जिले में, इसका जानकारी देने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी स्टेडियम बनाने का काम खेल युवा कल्याण विभाग का नहीं है। आपके सरकार में और माननीय अजय चंद्राकर जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में बहुत से मिनी स्टेडियम बना है पूरे प्रदेश में। हमारे बलौदार भी लाभान्वित हुए हैं उसमें। ठीक है, आपका काम नहीं है, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ही जुड़ा एक पूरक प्रश्न है कि इस खेल मैदानों के बनने के बाद देखने में ये आता है कि उसके मेंटेनेंस का अभाव रहता है और वो लागत जिस लागत से बनते हैं वो खेल मैदान बहुत जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। मेंटेनेंस की व्यवस्था देने के कष्ट करेंगे क्या, जानकारी जानना चाहते हैं। चलिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्च करते हैं क्या? खेल विभाग से जो मैदान बनी हुई है उनका मेंटेनेंस का काम खेल विभाग करता है। क्रमांक 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भिलाई वासियों के लिए बड़ा दिन है कि 30 साल बाद विधानसभा में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साडा के समय में 300 भूखंड साडा ने आवंटित किए थे अलग अलग लोगों को, दुकानदारों को, रहवासियों को। उसका आज दिनांक तक ना कोई बिल्डिंग परमिशन दिया, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, ना बिल्डिंग परमिशन, भवन अनुज्ञा, ना ही नामांतरण, ना ही अंतरण, और यहाँ तक कि नगर निगम को कोई टैक्स भी आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा है। इसमें बीच में ये फैसला आया कि एक कलेक्टर महोदय को इसकी जो है जवाबदारी दी जाती है, कलेक्टर अपने स्तर पे इसको निराकरण करे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक तक कम से कम 18 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस 300 भूखंड पे कोई भी फैसला नहीं आया है। बल्कि ये होता है कि जो भी व्यक्ति अगर कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट से उनको अनुमति मिल जाती। 40 ऐसे लोगों को कोर्ट से अनुमति मिली है कि आप जो है अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन वो 40 लोग भी आज दिनांक तक नगर निगम में कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी राजस्व की क्षति नगर निगम भिलाई को हो रहा है। और ये 300 लोग जो 3 साल से उम्मीद में हैं, लोगों के बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, सारी सुविधा इनको मिल रही है, लेकिन हमको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, भिलाई निगम के हित में पहली बार इसका निर्णय के लिए सदन में आया है। और जब आप माननीय मुख्यमंत्री थे तो उस समय ने आपने निर्देश दिया था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो में था कि इसका निराकरण करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसका निराकरण 30 सालों बाद क्या वो 300 भूखंडधारियों को इसका लाभ आज देंगे और क्या आप इसको रेगुलाइज करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई नगर निगम से पूर्व विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण, जिसे साडा कहा जाता है, 5/9/1998 को साडा एबॉलिश हुआ और भिलाई अलग नगर निगम बना। और तब साडा के जो नियम थे उसके हिसाब से भूखंड का आवंटन होता था। और फिर नगर निगम बनने के बाद नगर निगम में संपत्ति अंतरण अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुरूप नीलामी के द्वारा भूखंड का आवंटन होता रहा है। और इस बीच जो भूखंड आवंटित किए गए साडा के द्वारा और नगर निगम के द्वारा नीलामी के द्वारा, उसके खिलाफ शिकायत हुई और एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दर्शित कुल 294 भूखंडों के निवर्तन में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों एवं स्थापित नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है, जिससे जहां एक ओर अनियमित विकास की संभावना बनी है, वहीं दूसरी ओर निगम
को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है। और इस बीच ये प्रक्रिया मैं 1 मिनट आपको इसलिए टोकना चाहता हूं क्योंकि आप जो पत्र पढ़ रहे हैं वो गलत जानकारी दिए गए, जबकि शासन ने ये निर्णय लिया है कि वहां पे जो है ये बिल्कुल अनियमितता नहीं पाई गई है और प्लॉट को सही दर पे बेचा गया है। एक कमेटी, ज्वाइंट कमेटी मध्य प्रदेश सरकार के समय में बनाई गई थी, इसलिए जो आप पत्र पढ़ रहे हैं वो आपको गलत जानकारी जो है सदन में दिया जा रहा है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो इंक्वायरी रिपोर्ट की ही कॉपी है जो मध्य प्रदेश के समय इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट की प्रति है जिसका मैंने यहाँ पर उद्धरण दिया है। प्रश्न करिए, जवाब मंत्री जी देंगे। अब उसको जी प्रश्न बस यही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन ने संपत्ति अंतरण का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यार्जित किया है। अब मुझे लगता है इस मामले का जल्दी ही पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज पूरे भिलाई के 3 विधानसभा की नजर आज सदन पे है, मैं क्योंकि इसके पेंडिंग में नहीं चाहता, इस पे निर्णय चाहता हूं, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय और 30 सालों में लोग चाहते हैं कि उनका घर का मालिकाना हक मिले। और जो कोर्ट जाते हैं, 40 लोग कोर्ट जा चुके हैं अध्यक्ष महोदय और 40 लोगों को कोर्ट से निर्णय हो गया है। मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र इसका संपूर्ण निराकरण कर देंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, शीघ्र बोलते बोलते 30 वर्ष हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आज निर्णय लीजिए, क्योंकि 40 लोग जो कोर्ट गए हैं उनको तो आपने अनुज्ञा दे दी। एक मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। चलिए हो गया भाषण। अध्यक्ष जी, हाँ बता दीजिए आप। अध्यक्ष जी, इस पे पूरा 8/8/2023 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल संपत्ति के अंतरण हेतु कलेक्टर को अधिकार प्रत्यार्जित की गई है और निश्चित रूप से इस मामले में इस अधिकार के प्रत्यार्जन के बाद कलेक्टर की ओर से कार्यवाही होगी और इन जो 293 प्लाट होल्डर है इनके समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस एक चीज चाहता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कह दिया कि आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कम से कम इतना कर दीजिए माननीय मंत्री जी, कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए, क्योंकि 18 कलेक्टर बदल चुके हैं। 18 कलेक्टर के पहले भी ये बात आई थी, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम एक समय सीमा तय कर दीजिए कलेक्टर को कि कितने दिन में निराकरण करना है, क्योंकि मुझे फिर से लोकसभा चुनाव में जाना है और मैं अपने लोकल मैनिफेस्टो में मैंने इसकी बात को कही है, लोगों को आश्वासन दिया है। आज सबकी नजर टीवी ऑन है कम से कम 1 लाख घरों पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को जो अधिकार प्रत्यार्जित हुए हैं वो 8/8/2023 का आदेश है और ये बहुत पुराना मामला है और इसलिए समय सीमा बताने के बजाय मैं कलेक्टर से भी कहूंगा कि जल्दी से इस मामले का वो पटाक्षेप करें, निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक 4 लाइन कहना चाहता हूं। केवल आपका टीवी ऑन नहीं है, भिलाई और दुर्ग का पूरे छत्तीसगढ़ का टीवी ऑन रहता है 11 से 12 बजे। बस 2 लाइन मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ। 2 लाइन माननीय सदस्य जी, 2 लाइन बस भूल जाऊंगा नहीं तो। किसकी तलवार पे सर रखूं यह बता दो मुझे, आवाज उठाना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए विधानसभा के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपका ऐलान जो है जनहित में ऐलान होगा। इतिहास रचा है, आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक प्रश्न आ रहा है, प्रश्न का लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर मेरा सवाल सीधा सा है कि पूर्व बहुत लंबे समय से ये प्रकरण पेंडिंग है और इस पे जो जांच समितियों के निर्देश आए हैं उस पे भी स्पष्टता आ चुकी है और ये कोई भी प्रकरण अभी कोर्ट पर लंबित नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है, इस पर कोई समय अवधि तय करेंगे माननीय मंत्री जी कि इस समय अवधि के तहत शासन प्रशासन इस पर निर्णय करके जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर भी, जो बिना बिल्डिंग परमिशन लिए लोगों के मकान बन गए उन पर भी, और जिन लोगों के मकान नहीं बन पाए हैं अभी तक उस पर भी कोई ना कोई फैसला शासन करे। तो क्या इसकी समय अवधि तय करेंगे क्या? माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। माननीय चरणदास मोहन जी। माननीय मंत्री जी, इसका कोई फैसला नहीं आने वाला, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कोई समय अवधि तय करेंगे तो लोगों के लिए हित होगा। मोहन जी कुछ सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के लिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ सवाल आप ही के सामने रख देता हूं।
कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे कह देता हूँ कि मेरा प्रश्न जो है मालिक मकबूजा पर आधारित है। व्यक्तिगत लोगों के ज़मीन से जब सागौन के पेड़ काटे जाते हैं तो उसके लिए सीधा सीधा नियम बना है कि वो शासकीय डिपो में जाएगा और शासकीय डिपो वाले उसको नीलामी करेंगे और उसका जो भी पैसा होगा 5 टुकड़ों में किसान को मिलेगा और उससे नीलामी के बाद जो भी कम ज़्यादा हो उसको जाने वन विभाग। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपकी जानकारी में कि इन्होंने 2022-23 में जो जानकारी मेरे पास है उस हिसाब से बता देता हूँ। 76 प्रकरण 2022-23 में दिनांक 13/3/23 को प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 221 के कुल 2807 नग लट्ठा मतलब 128.866 घन मीटर और 332 नग बल्ली 4548 घन मीटर का परिवहन सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से नागपुर को गया है महाराष्ट्र में और इसके लिए टीपी बनाया गया है 12 टीपी। टीपी बनाते हैं डीएफओ के खिलाफ जांच में साबित हो गया, पाए कि टीपी डीएफओ के निर्देश पर बना है, मगर इसके बावजूद भी अभी तक उन डीएफओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उनका प्रमोशन हो गया। ये जानकारी देना था। और इसी मालिक मकबूजा के सभी प्रकरणों में 29,26,939 का भुगतान अधिक हो गया और इसके लिए एक लिपिक और एक सहायक ग्रेड 3 इनको दोषी मान करके इनको निलंबित कर दिया गया, उसका उत्तरदायित्व उन पर निर्धारित कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि डीएफओ टीपी देगा और ये लिपिक महोदय और आपके सहायक ग्रेड सस्पेंड कर देंगे और इतनी बड़ी शासकीय संपत्ति का इसी तरीके से नुकसान हो रहा है और दुर्ग जिले में हो रहा है जो बहुत ही वीआईपी जिला है और कांकेर या बस्तर के बाद ये ऐसा दूसरा केस है मालिक मकबूजा की ज़मीन का। इस पर कोई सीरियस कार्रवाई कर सकते हैं? बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत में मालिक मकबूजा के अंतर्गत जो हमारे भूमि स्वामी के यदि ज़मीन में स्वयं उपजित जो कहते हैं पेड़ हैं उनके लिए जो कटाई का प्रावधान है वहाँ पर 1959 से मालिक मकबूजा जब से उसमें आया तो कलेक्टर दे रहे थे। अब 2022 से अब एसडीएम के माध्यम से उसकी अनुमति मिल रही है और ये जो कटाई का मामला है इसमें कोई कहते हैं विभाग के कोई अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं था क्योंकि ये कोई क्रय विक्रय का मामला इसमें वो नहीं है, ना परिवहन का मामला इसमें नहीं है जो आप कह रहे थे। इससे इस प्रश्न से संबंधित कोई विषय नहीं है। 76 जो मामले हैं इस 76 मामले में जो लिपकिर त्रुटि है, लिपकिर त्रुटि के कारण से वहाँ पर जो लोगों को अतिरिक्त राशि दिया गया जिसमें हमको 1,52,83,853 ये भुगतान किया गया, जबकि मतलब उसमें हमको 1,23,56,914 रुपये भुगतान करना था। इस तरीके से 29,26,939 रुपये ये अतिरिक्त भुगतान किया गया था जो लिपकिर त्रुटि के कारण से हुआ। उस पैसे को भी हम लोगों ने कहते हैं वसूली कर ली है अध्यक्ष महोदय, और इसमें विभाग के माध्यम से इसको नहीं किया गया क्योंकि इसके तो अनुमति वहाँ से दी जाती है, और इसमें जो दोषी था उनका भी हम लोगों ने जो वेतन वृद्धि है वो असंचित प्रभाव से उसको भी हम लोगों ने रोका हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ के बताया और पूरे 2807 नग लट्ठा ये छत्तीसगढ़ से नागपुर परिवहन हुए हैं, तो क्या इनकी अनुमति से नहीं हुआ
क्या इसको कलेक्टर ने अनुमति दे दी, क्या इसे एसडीओ ने अनुमति दे दी, ये जानकारी तो होगी आपके पास। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। यदि वो विषय अलग होगा तो एक बार मैं भी दिखवा लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने जो प्रश्न किया है इसमें जो 76 जो कहते हैं कृषकों को जो मालिक मकबूजा के तहत में अतिरिक्त जो राशि दिया गया उसके संदर्भ में आपने प्रश्न किया है। इसमें कहीं पर भी विभाग के माध्यम से कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है और जो बकाया राशि है उस बकाया राशि की वसूली हमारे विभाग ने कर ली है। प्रश्नकाल समाप्त। शून्यकाल।